नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ शुरू की है। तो इसमें मैंने जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं और जो फर्स्ट पेपर है वो मैंने कवर करा दिया है। सेकंड पेपर के अब मुझे जो है आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न कराने हैं। ठीक है, तो वो मैं कराऊँगा और इस वीडियो में के कई 1-2 पार्ट बनेंगे। शायद कितने क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अति लघु की प्रश्न की संख्या जो है वो 160 है। तो इसको करने में लगभग कवर करेंगे हम 2-3 वीडियो में, जहाँ तक है 2 वीडियो में कवर करेंगे, ताकि क्योंकि अति लघु होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पेपर जैसे कि आपको विदित है कि 30 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे याद करा जाए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ अगर हमने अभी समझ रखा होगा तो पेपर के टाइम पे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है बुद्धि लब्धि। आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, आईक्यू निकालने का। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, इनका जो रेशियो है जो उसको हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में, ठीक है, 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहा जाता है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु ऊपर एम और नीचे रियल। ठीक है, तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इसे क्रिटिकल एज भी कहते हैं। ठीक है, रियल आयु, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एमआर से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डाइट से। ठीक है, तो डाइट क्या है, ये पहले तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में चीज़ें याद रहती हैं। तो डी से हो गया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन। अब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन क्या है, किसका इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन का और ट्रेनिंग का। भाई एजुकेशन होगी तो ट्रेनिंग भी होगी। और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन है, हर जिले में होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा, शिक्षा आपकी होगी जिला शिक्षा प्रशिक्षण। ठीक है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, और ये होगी इंस्टीट्यूट संस्था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, इसी के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सृजनात्मक, जो सृजनात्मकता है उसके प्रमुख तत्व बताइए। एक तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी होती है, तो उसमें मौलिकता होती है और लचीलापन भी होता है क्रिएटिविटी में। किसी तरीके से क्वेश्चन दे दो, कैसे भी दे दो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि उनको सोल्व करना आता है एक सृजनशील बच्चे के अंदर। विस्तार की क्षमता, ठीक है, वो चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है जब उसकी चीज़ को समझ में आती है, क्रिएटिविटी आती है। और समस्या की अनुभूति, कोई समस्या है उसको फील हो जाती है। और प्रभाव क्षमता, एक फ्लो हो जाता है। और पुनः प्रभाषीकरण, तो मैंने मौलिकता बताया, लचीलापन बताया, एक्सपेंड करने के लिए विस्तार करने की क्षमता, और समस्या जो होती है प्रॉब्लम, समस्या की अनुभूति, और पुनः परिभाषितकरण, यानी किसी चीज़ को अगर कर लिया है, किसी को एक बार चीज़ को कर लिया है तो उसको आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और प्रभाव क्षमता फ्लुएंसी। नेक्स्ट देखते हैं, जो किन्हीं दो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए। बुद्धि परीक्षण के नाम पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 2024 में आए हुए हैं। तो उपलब्धि परीक्षण है, दूसरे योग्यता परीक्षण है। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 7 अप्रैल 2017 को पारित किया गया था। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 7 अप्रैल, डेट याद रख लीजिए, 2017, 7/7। ठीक है, और अप्रैल। और जो परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाएं हैं जो परामर्श में सहयोग देती हैं, एक डाइट, दूसरी जिला चिकित्सालय मनोविज्ञानशाला। डाइट जिला चिकित्सालय मनोविज्ञानशाला। ठीक है, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, भाषा कौशल स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, इसका पहला होता है एल, दूसरा एस, और फिर आर, फिर डब्लू। तो एल एस आर डब्लू,
ठीक है। LSRW। R4 क्या होता है? पढ़ना, रीडिंग। पहले शुरू से करते हैं। L4 होता है सुनना, लिसनिंग। पहले सुनना ज़रूरी होता है, सुन लिया, सुनने के बाद बोला जाना ज़रूरी होता है। बोलना आ गया, सुनना आ गया, बोलना आ गया। अब आती है रीडिंग करने की बारी। और जब रीडिंग कर लेते हो तो सबसे लास्ट स्टेज होती है लिखने वाली स्टेज। तो पढ़ाई का तरीका कभी भी उस उल्टे से फॉलो मत कीजिए। पहले जिस चीज़ों को सुनिए, सुनने के बाद बोलिए, और बोलने के बाद पढ़िए, और पढ़ने के बाद रीडिंग। राइटिंग हमेशा सबसे बाद में आता है। जो स्टेप ये पहले कर देता है ना, फिर उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं भाषा कौशल किसी भी लैंग्वेज को सीखने के। ठीक है। तो अगला है हमारे पास क्वेश्चन 8। एन इनरिच्ड क्यूरिकुलम फॉर द रैपिड लर्नर्स के पुस्तक लेखक कौन है? ये हैं लता एस होलिंगवर्थ। ठीक है। तो एस होलिंगवर्थ जो है वो उनके इसके राइटर हैं पुस्तक के रैपिड लर्नर। ठीक है, एस होलिंगवर्थ। अगला आता है निर्देशन के दो उपकरण बताइए। अब निर्देशन के दो उपकरण क्या हैं? निर्देशन साक्षात्कार है, दूसरा प्रश्नावली है। ठीक है, साक्षात्कार और प्रश्नावली ये निर्देशन के दो उपकरण हैं। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। परामर्शदाता के 4 गुण हैं। उपबोध्य की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है, कोई समस्या है उसको समझ लिया, और समझने के बाद अब उस समस्या से मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। किसका काम है? परामर्शदाता का काम है समस्या को समझना, और उस समझने के बाद उनका निदान करने में मदद करना। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो। अब समस्या को समझ लिया और मुक्ति दिलाने का रास्ता भी बता दिया, हेल्प कर दी, लेकिन अब हेल्प करने के दौरान होता क्या है, कैसे कैसे आइडियाज़ दिए जाए, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आइडियाज़ दो जिससे उसका शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो सके। ठीक है, अपने साथी छात्रों से उनके संबंध में किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। यानी आपके जो साथी हैं, साथी छात्र, अपने साथी छात्रों से उनके संबंध में किस प्रकार अच्छे रहे, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। फ्रेंड कैसे रहें, किस प्रकार के अच्छे रहे हैं, उनके बारे में अगर जानकारी, उनके विषय में जानकारी चाहिए तो उस तरीके से जो जानकारी है वो सलाह जो है वो परामर्शदाता ही दे सकता है अपने छात्रों से उनके संबंध में अच्छी प्रकार की। तो दोस्तों हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे कि अपने साथी छात्रों से उनके संबंध में किस प्रकार के संबंध अच्छे रहे हैं, इसके बारे में भी आप अपने परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। और उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। अगर उनके व्यवहार में वास्तव में कुछ कमियां हैं तो इसका आभास आप उन्हें कराइए। एक परामर्शदाता के ये गुण होते हैं, कोई जो भी परामर्श दे रहा होता है, देने वाला की क्या क्या कमियां हैं उनका आभास कराना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, समूह परामर्श से क्या तात्पर्य है? ये ग्रुप परामर्श से क्या तात्पर्य होता है? तो समूह परामर्श मनोचिकित्सक का एक रूप है। इसमें एक या अधिक परामर्शदाताओं के मार्गदर्शन में समान समस्याओं से जूझ रहे लोगों का एक समूह मिलता है, जिससे लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, तो एक एक तरह से परामर्शदाताओं का ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, और समूह परामर्श मनोचिकित्सक का एक ग्रुप है जिसमें अधिक परामर्श जो है ग्रुप वो गाइडेंस का काम करते हैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए। पूरा ग्रुप मिलेगा, उस समस्या को समझेगा, अपने समाधान निकालेगा। तो अपनी समस्याओं पर चर्चा करते एक दूसरे से सीखते भी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन ग्रुप में रह के, इतने ग्रुप होते हैं, किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकलता है अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक उपलब्धि का अर्थ है किसी छात्र की जो कालानुक्रमिक आयु है और शैक्षिक योग्यता का जो अनुपात है। ठीक है, और इस अनुपात को 100 से गुणा किया जाता है, वही शैक्षिक उपलब्धि उस उम्र को बताती है। ठीक है, जिस पर छात्र आमतौर पर एक खास स्तर का शैक्षिक प्रदर्शन करता है, यह छात्र की वार्षिक उम्र से कम या ज़्यादा हो सकती है। ये बात आपको बताना चाहिए, ये वार्षिक उम्र से कम या ज़्यादा हो सकती है। जस्ट पहले ही क्वेश्चन किया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो रियल आयु होती है वो हमेशा नीचे होती है, और जो मेंटल आयु होती है बच्चे की, ठीक है, तो वो ऊपर होती है। वही है शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, तो ये रेशियो है किसका है? कालानुक्रमिक आयु और शैक्षिक योग्यता का अनुपात। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं?
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 में है और समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। तो झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले बालक इसी समस्यात्मक बालक में आते हैं। और ये गंभीर, उनका व्यवहार होता है वो गंभीर रूप से असाधारण होता है। साधारण तो नहीं है, असाधारण है। व्यवहार जो है वो असाधारण होता है, वो भी गंभीर होता है बहुत ही। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। तो विद्यालय निरीक्षण के क्या प्रकार? तो सामान्य या पूर्ण निरीक्षण कीजिए, आंशिक निरीक्षण, अनुवर्ती निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, सरल या अनियंत्रित निरीक्षण, व्यवस्थित नियंत्रित निरीक्षण। तो व्यवस्थित अथवा जो नियंत्रित निरीक्षण होता है, तो ये बहुत चीज़ है कि सरल और सहभागी, असहभागी, तो आपको ये याद हो जाएगा। सहभागी निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, आंशिक निरीक्षण, पूर्ण निरीक्षण, ठीक है। फिर अगला पॉइंट अगर आता है तो सरल या अनियंत्रित निरीक्षण, यानी ऐसा नियंत्रण जो कंट्रोल में ना हो, ठीक है। अनियंत्रित, तो सरल या अथवा अनियंत्रित निरीक्षण। एक तो ऑर्गेनाइज तरीके से निरीक्षण होता है, ऑर्गेनाइज होता है व्यवस्थित तरीके से, तो व्यवस्थित तरीके से निरीक्षण होता है। ये चीज़ आपके लिए एक नया पॉइंट लगेगा, अनुवर्ती निरीक्षण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? उनकी बुद्धिलब्धि होती है 25 से 70 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जो एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक कोचर हैं, S.K. कोचर, ठीक है। S.K. कोचर हैं। और सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? यह भी महत्वपूर्ण है, 90 से 110। जो मंदबुद्धि होता है उसकी 25 से 70 होती है, 25 से 70 के बीच में। और जो सामान्य होता है वो 90 से 110 के बीच में होती है, ठीक है। और प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि 140 है। तो इन तीनों में से कोई ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि 25 से 70 और 90 से 110 और 140 से ऊपर। पर पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है, ये भी बताना है कि पर्यवेक्षण होता क्या है। तो पर्यवेक्षण जो होता है वो परीक्षण में जो विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। यानी पर्यवेक्षण तरीके से जो विद्यालय में चल रहा है उसी गतिविधियों का मूल्यांकन करना है। इसकी सहायता से जो है अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार होता है। तो पर्यवेक्षण एक तरीके से विद्यालय से जुड़ी जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनका मूल्यांकन है। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो जो अध्यापक होते हैं उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उनको पार्टिसिपेट ये सब काम करने को किस तरीके से किया जाए, तो वो अपनी कार्यकुशलता में जो है वो अपनी कार्यकुशलता को बेहतर कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। और दूसरा है कि जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है, पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया उसमें सुधार लाया जाता है, ठीक है। तो टीचर की कुशलता, कार्यकुशलता को इंक्रीज करना और शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना, ठीक है। ये तो कार्य होगा। अगला आता है, निदान एवं उपचार बताइए। निदान एवं उपचार को समझाइए। तो निदान में समस्या का पता लगाते हैं और उपचार में समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। समस्या को पहचानो, पता लगाओ, दिस इज निदान, और फिर उसका उपचार करना, उसका समाधान करना, ये उपचार कहलाता है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। अच्छा, पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में गुणवत्ता एवं दोष दोनों ही अंकित किए जाते हैं। यानी निरीक्षण गुण और दोष दोनों को देखा जाता है, आपकी क्या क्वालिटी है, क्या है, दोनों को देखा जाता है। जबकि पर्यवेक्षण में सिर्फ गुणवत्ता, अन्य गुणवत्ता, ठीक है। तो पर्यवेक्षण का मतलब है गुणवत्ता पर ध्यान देना और निरीक्षण का मतलब है गुण और दोष दोनों का इंगित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 23 में बताया गया है कि मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया है। तो 1947 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया मनोविज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर बताइए। और एक शिक्षण होता है, एक निर्देशन होता है, दोनों में अंतर क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, तो सबको पता है कि शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षण कहलाता है। निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है और निर्देशन का मतलब है गाइडेंस, आपको मार्गदर्शन करना है, वो निर्देशन का काम होता है, ठीक है। तो निर्देशन में मार्गदर्शन और शिक्षण में शिक्षा प्रदान की जाती है। शारीरिक जो विकलांग हैं, विकलांग बालक कौन होते हैं? ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या मूक बाधित होते हैं वो शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। यानी ये किसी तरीके से अस्थि बाधित हो गई हो या दृष्टि बाधित हो गई हो या सुनने की क्षमता या फिर बोल ना पाना, ठीक है, तो मूक बाधित बोलते हैं, वो शारीरिक विकलांग कहलाते हैं। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? अच्छी महत्वपूर्ण है कि भाई पिछड़ापन अगर मापना है तो बुद्धिलब्धि वही कि आपकी कौन सी आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और जो रेशियो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 तो हमें उसकी बुद्धिलब्धि पता चल जाती है। तो यही पिछड़ापन को मापने का यंत्र है। अगला, अपंगता के 2 कारण बताइए। किस वजह से कोई अपंग होता है? एक तो जन्मजात होता है, दूसरा दुर्घटनावश अपंग होता है, ठीक है। अगला, सामाजिक शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। तो सामाजिक शिक्षा का सूक्ष्म आशय शिक्षा की सार्वभौमिकता से है। मतलब सामाजिक का मतलब क्या है? और भी सूक्ष्म आशय तो शिक्षा की सार्वभौमिकता से है, यानी शिक्षा को इस लेवल पे पहुंचाता है कि वो सभी तक पहुंच सके, ठीक है। तो शिक्षा की सार्वभौमिकता कहलाता है।
तो यही शारीरिक शिक्षा का सूक्ष्म अर्थ है कि शिक्षा की समस्या से। अगला, आवाज़ की समस्या दोष क्या है। आवाज़ की समस्या का दोष क्या है। आवाज़ की समस्या वह होती है, मतलब ये जब एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता है कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना है और किन परिस्थितियों में नीचा बोलना है, तो वो आवाज़ की समस्या होती है। शैक्षिक रूप से पिछले बच्चों को सिलवर्ड के अनुसार लिखिए। तो सिलवर्ड जो कहते हैं कि जिसकी शैक्षिक लब्धि, ठीक है, या बुद्धि का या शिक्षा का अंक जो है 85 से कम होता है, तो वो बच्चा क्या होता है, पिछले बच्चों की बच्चे कहलाते हैं। ठीक, ये सेल के वर्ड के अनुसार है। 85 से कम उपलब्धि। पिछले बच्चों से आप क्या समझते हैं कि पिछले बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, तो पिछले बच्चे की आप क्या समझते हैं। तो जो सोनिल हैं, सोनिल कहते हैं कि पिछड़ा हुआ बच्चा वह बच्चा होता है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करता हो। शैक्षिक दुर्बलता को जो प्रदर्शित करता है वही होता है। ठीक है, सोनिल के अनुसार। ठीक, आप पिछले बच्चों की विशेषता बताइए। तो पिछले बच्चों की क्या विशेषता होगी, या पिछले बालकों की 2 विशेषता बताइए। तो पिछले बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य या औसत से कम होती है। दूसरी, अधिगम स्तर जो है, एक तो बुद्धि लब्धि कम होती है, सामान्य होती है, फिर औसत से कम होती है। दूसरा, अधिगम जो स्तर होता है वो मंद होता है। सीखने का जो स्तर है एकदम स्लो होता है, मंद होता है। और जो व्यवहार होता है उनका वो असमायोजित होता है, वो समायोजित नहीं कर पाते हैं हर कंडीशन में, असमायोजित होता है। और जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। ये वो पिछले बच्चे होते हैं जो जीवन में उनको निराशा ज़्यादा लगती है। ठीक है, एक तो उनका IQ लेवल कम है। ठीक है, सीखने की प्रोसेस मंद है, बहुत स्लो है। और व्यवहार उनका असमायोजित हो जाता है और जीवन में निराशा। ये 4 विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जो पिछले बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो पिछले बालकों की शिक्षा बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण एक भयमुक्त होना चाहिए। दूसरा, मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, जो वंचना है उससे आपका क्या समझते हैं। वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्य है, मतलब सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। ठीक, वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है, मतलब एक तरीके किसी चीज़ की कमी हो जाती है उसको हम वंचना कहते हैं। तो सामाजिक आर्थिक एक संप्रत्य है और इसकी अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर से, मतलब किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो वो अभाव में जी रहा है, असुविधा है उसको कुछ नहीं, तो इसकी ओर संकेत करती है। समस्यात्मक जो बच्चे हैं उससे क्या अभिप्राय है। वैलेंटाइन अभी समस्यात्मक बच्चे कहा था कि किस टाइप के होते हैं। और दूसरा है समस्यात्मक बच्चे। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे जो होते हैं वे बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। पिछले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। तो ये ऐसे बालक होते हैं जिनका जो व्यवहार होता है, व्यवहार तथा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी उनकी इस सीमा तक असामान्य हो जाती है कि चाहे वो घर हो, विद्यालय हो, चाहे वो समाज हो, सभी की वो जनक बन जाते हैं समस्याओं के। तो समस्यात्मक बच्चे वैलेंटाइन के अनुसार ही परिभाषा है। अगला है निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। निर्देशन, गाइडेंस करना किसी। तो गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है निर्देशन, और सामान्य अर्थ इसका है मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निर्देशन से गाइडेंस से मदद करना। ठीक, अगर जोन्स के शब्दों में कहें तो निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंकित करना, सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। और सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़ होती है कि हेल्प, इसका जो वास्तविक अर्थ देखा जाए तो वो अर्थ सहायता देने से अधिक लिया जाता है। बाकी तो जोन्स ने भी कहा है कि आप कोई चीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, या सूचना करना, सूचित करना, या पथ प्रदर्शन करना, सूचित करना, निर्देशन करना, इंकित करना। ठीक है, तो ये सब गाइडेंस के होते हैं जोन्स के अनुसार। ठीक है, परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो परामर्श जो होता है, मायस के अनुसार परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। इन 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, और 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसी एक की समस्या का समाधान हो जाए, दूसरा कर दे। ठीक है, तो वो आपका परामर्श कहलाता है। और 2 व्यक्तियों के बीच का संपर्क होता है, तो ये मायस के अनुसार है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला कहाँ है। ये तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ लिया। 1954 में हुई थी। ठीक है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी। आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ठीक है, जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है, पदेन निदेशक होता है जो संस्था प्रमुख होता है। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितनी पद सृजित है। तो 2 पद सृजित है। आप देख रहे हैं मनोविज्ञान कहाँ है, कब बना, कौन, किसने इसकी स्थापना की, इसका संस्था प्रमुख पद क्या कहलाता है, और इसमें कितने पद होते हैं। तो मनोविज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो गए। अगला, जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने CMO करता है। चिकित्सा की विशेष समिति का नेतृत्व CMO करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
अगला, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनसे क्या अभिप्राय है। और विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। जो बच्चे सामान्य रूप से भिन्न होते हैं वो विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। और विशिष्ट बच्चे के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। यानी जिनका व्यवहार एकदम थोड़ा विशिष्ट होता है। दो बच्चे सामान्य रूप से भिन्न होते हैं, एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, वो विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत वो शारीरिक रूप से भी अक्षम हो सकता है, ठीक है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, यानी मंदबुद्धि भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, शारीरिक रूप से सक्षम या अक्षम भी हो सकता है, और शैक्षिक रूप से पिछड़ा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के बच्चे विशिष्ट वाले बच्चे आते हैं। आप इसे मत समझिए कि कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो इसमें नहीं आएगा, मंदबुद्धि वाला टैलेंटेड दोनों आ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को विशिष्ट बच्चे कहते हैं। उनका व्यवहार एकदम सामान्य से अलग हो जाता है। अगला हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45। शैक्षिक रूप से पिछड़े या मनता का कारण क्या है। अगर कोई स्लो सीख रहा है या शैक्षिक रूप से पिछड़ा है तो कारण क्या होता है। ये तो शारीरिक कारण हो सकते हैं, मानसिक कारण हो सकते हैं, विद्यालय का कारण है, पारिवारिक कारण। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वाला क्या है तो शारीरिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, विद्यालय भी है और परिवार भी है। पिछड़ेपन या मनता के निवारण के उपाय बताइए। अच्छा, दूर कैसे कर सकते हो। विद्यालय के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाए। सबसे पहले उनकी टैलेंट के हिसाब से विद्यालय और पाठ्यक्रम बनाए। विद्यालय में बना वो सीखेंगे ही नहीं जब उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी चीज़ में। तो उनकी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए विद्यालय। और दूसरा, परामर्श जो है वो समय पर बल दिया जाए, यानी समय पर उनको परामर्श दिया जाए। परामर्श क्या है हम जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 47। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट है। विशेष बच्चों को विशेष बच्चे दोनों आते हैं इसमें। तो विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। और बच्चों में विशेष बच्चों की पहचान कर उन्हें छिपी हुई कमजोरी दूर करना, जो उनके अंदर कमजोरी है उसको निकालना, ठीक है, कमजोरी को दूर करना। और लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना और जागरूकता की भावना का विकास करना। एक जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं जो अंडरलाइन करता हूँ या किसी सर्कल करता हूँ तो ये की पॉइंट होते हैं। अगर ये पता होते हैं तो फिर आप कर लेते हो। जैसे पहले पॉइंट में विशेष बच्चों की उनको आत्मनिर्भर बनाना, और जब आत्मनिर्भर बना दोगे तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ दोगे। दूसरा की पॉइंट उनकी पहचान कर, ठीक है, और उनकी कमजोरी को दूर करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को दूसरे को प्राप्त करना और जागरूकता की भावना का विकास करना। अगला क्वेश्चन 48 है। समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। 1995 में 95 में ये समावेशी शिक्षा का अधिनियम है, वर्ष है, किस वर्ष मतलब पारित किया गया था। और नेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट कब स्थापित हुआ था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ था, ये 99 में स्थापित हुआ था। और भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। तो 15(4), धारा 15(45), धारा 46 ही होगी और 15(4) हो गई, ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व और आवश्यकता बताइए। बहुत जरूरी, समावेशी शिक्षा है क्या ये हम पढ़ चुके हैं, उसका महत्व क्यों है। समावेशी शिक्षा द्वारा जो विशेष बच्चों के अंदर की छिपी प्रतिभा है उसको निखारना है। तो प्रतिभा को निखारना, और किसके अंदर की प्रतिभा, विशेष बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखारना। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर, ये भी हम उनको आत्मनिर्भर बनाना। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों की जागरूकता की होना, ये वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्या है, समावेशी शिक्षा का एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा के एकीकरण सिद्धांत का संबंध क्या है। तो समावेशी शिक्षा के एकीकरण के सिद्धांत का संबंध जो है कनाडा और अमेरिका से जुड़ा है। समावेशी शिक्षा का तथा एकीकरण दोनों के सिद्धांत हैं वो कनाडा और अमेरिका से जुड़ा है। जो EDS का पूरा नाम बताइए। EDSS का पूरा नाम बताइए, यानी EDSS, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना, ठीक है। इसका प्रारंभ 2009 और 10 में हुआ था, 2009-10 में हुआ था। और माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त जन हैं, ऐसे लोग जो निःशक्त हैं, उन्हें समावेशी शिक्षा योजना है। तो माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना, ठीक है। अगला है आता है हमारा कि निःशुल्क निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। 1995, ये वही नियम है जहाँ समावेशी शिक्षा अधिनियम वर्ष बताए थे, वही है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष भी 95 है। एकीकृत शिक्षा आरंभ हुई थी। तो एकीकृत जो शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ जो है 1974 में हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1974। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, 1930 में। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई, 1974। लेकिन एकीकृत शिक्षा परियोजना है वो कब बनने का प्रारंभ कब हुआ, 1930 में, ठीक है। तो ये परियोजना है और ये शिक्षा याद आएगा, 1974 और 1930, शिक्षा 74, और उससे बहुत पहले परियोजना तो पहले बनाई जाती हैं, योजनाएं तो पहले बनाई जाती हैं, फिर उनको लागू किया जाता है।
1930-1974। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि समृद्ध शिक्षा का कब प्रारंभ हुई थी? 2005 में प्रारंभ हुई थी। और राष्ट्रीय विकलांगता नीति कब आई? 2006 में आई। और